सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। देखो वो क्या कह रहा है। अब वो कहता है कि एडवांस टैक्स पे करना है, एडवांस टैक्स पे करना है। ये तो हमें पता चल गया कब करना है। अगर जो टैक्स पेबल का अमाउंट है, जो आपने अपना एस्टिमेशन लगाया इनकम पर, उस पर जो टैक्स पेबल आ रहा है इट इज 10,000 और मोर देन रुपीज 10,000। ठीक है, सो इन दैट केस यू नीड टू पे एडवांस टैक्स। बट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि मैम एडवांस टैक्स को पे कब करना है, कब करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, इसके लिए क्या बोला गया कि आपको ना क्वार्टरली अपना एडवांस टैक्स पे करना होता है। अगर मैं आपको नॉर्मली बोल दूँ ना, तो आपको क्वार्टरली अपना एडवांस टैक्स पे करना होता है। अब कई बार हमें क्या लगता है वो देखो कि क्वार्टरली करना है, मतलब जैसे हमें टीडीएस की स्टेटमेंट क्वार्टरली फाइल करनी है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम करते हैं 4 क्वार्टर होते हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर की बात करते हैं हम। अप्रैल मई जून की स्टेटमेंट कब फाइल कर रहे थे, इन द जुलाई, यही कर रहे थे। देन अगेन जुलाई अगस्त सितंबर, कब करते थे, अक्टूबर। देन क्या करते थे हम, अक्टूबर नवंबर दिसंबर की हम करते थे जनवरी में। और उसके बाद हम हमारे फोर्थ क्वार्टर की कैसी करते थे स्टूडेंट्स, उसमें हम करते थे कि जनवरी फरवरी मार्च की हम करते थे अप्रैल में यही करते थे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम यही सोचते हैं कि मैम सेम सेम कर लेते हैं ना, कि क्वार्टर लेते हैं, क्वार्टर के बाद का यानी 3 महीने के बाद, चलो ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी ये बात मानी। लेकिन अब मुझे बताओ, ये जो फोर्थ वाला क्वार्टर है, फोर्थ वाला क्वार्टर, इसमें क्या हो रहा है, आपको भरना है एडवांस टैक्स, पेमेंट करनी है एडवांस टैक्स। यानी आपको टैक्स भरना है असेसमेंट ईयर से पहले, यानी विद इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ यू नीड टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट। यही है स्टूडेंट। लेकिन अगर अब आप आपके तरीके से चलते हो, जो मुझे कई बार क्वेरीज आती है कि मैम ऐसे ही करते हैं ना कि 3 क्वार्टर का जो फिर फोर्थ वाला मंथ आएगा हम उसमें पे करते हैं, तो ये तो स्टूडेंट्स आपके फोर्थ क्वार्टर का जो टैक्स पेबल होगा वो तो फिर जाएगा अप्रैल में। तो क्या ये एडवांस टैक्स रहेगा फिर उस केस में? द आंसर इज नो। एडवांस टैक्स तो फिर रहा ही नहीं। तो इसीलिए स्टूडेंट एडवांस टैक्स के लिए आपको कैसे मंथ्स कैलकुलेट करने हैं वो देखो, ये क्या बोल रहा है। अब आपको समझ आ गया इसमें सेम वो टीडीएस स्टेटमेंट वाला ही अभी तक हम पढ़ रहे थे कि 3 महीने का फोर्थ मंथ में, वो क्यों नहीं करे, क्योंकि उससे फिर वो जो एक्चुअल लॉजिक था एडवांस का वो तो है ही नहीं, एडवांस तो हुआ ही नहीं, वो तो फिर असेसमेंट ईयर में ही टैक्स पे हो रहा है। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि जो भी अब आपका एक मिनट, अप्रैल मई जून दैट इज फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर, तो आपको क्या करना है, आपको इसमें ना अपने पूरे साल की इनकम एस्टिमेट कर लेनी है। यस मैम, बिल्कुल कर लेनी है। तो स्टूडेंट जो आपके पूरे साल की इनकम एस्टिमेट हो गई उसका अप टू 15%, अप टू 15%, यानी 15% या फिर उससे कम, बट 15% या फिर उससे ज़्यादा, मतलब आप 15% से कम नहीं कर सकते, 15% से कम नहीं कर सकते। आपको मिनिमम टू मिनिमम 15% की अपनी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी पे कर देनी है। और पे कब करनी है, पे करनी है आपको ये जो आपका थर्ड मंथ आ रहा है ना, इसकी 15th डेट को 15%, मिनिमम 15% पे करना है। यानी आपको 15% या उससे ज़्यादा पे करना है, 15% से कम पे नहीं करोगे, नहीं करोगे, करोगे तो फिर इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो कब करोगे, जो आपका अप्रैल मई जून, तो स्टूडेंट्स 15th जून को आपको अप टू आपको मिनिमम 15% ऑफ एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी आपको पे करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट अब क्या स्टार्ट होगा, जुलाई अगस्त सितंबर। तो स्टूडेंट सितंबर की 15th को, यानी 15th सितंबर, थर्ड मंथ, सेकेंड क्वार्टर थर्ड मंथ, जो 15th डेट आ रही है डेट इज 15 सितंबर, आपको यहाँ पर मिनिमम 45% तक पे कर देना है एडवांस टैक्स, मिनिमम 45%। अब देखो मिनिमम 45% का क्या मतलब हो गया स्टूडेंट, मिनिमम 45% का मतलब हो गया कि मान लो अगर आपकी टोटल एडवांस टैक्स लायबिलिटी जो एस्टिमेटेड है, क्योंकि अभी वो तो एस्टिमेटेड है, एक्चुअल तो आपको पता ही नहीं है, तो एस्टिमेटेड थी आपकी टोटल 12,000 का 15% आपने 15th जून तक पे कर दिया। उसके बाद 12,000 का 45%, मिनिमम 45% आपको 15 सितंबर तक पे कर देना है। कब तक, 15 सितंबर तक। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि मैम 45% मिनिमम पे करना है इस 12,000 का, लेकिन इस 12,000 का 15% तो वी हैव ऑलरेडी पेड। ये स्टूडेंट, तो जितना आपने पे कर दिया, जितना आपने पे कर दिया उस 45% में से उसको माइनस कर लो, यानी टोटल आपको यहाँ तक 45% पे करना है, जितना पे कर दिया ठीक है उसको माइनस कर लो। क्लियर। अब मान लो कि यहाँ पर आपकी सेकेंड एग्जाम्पल ले रही हूँ कि आपकी जो अभी टोटल टैक्स लायबिलिटी बन रही है, टोटल टैक्स लायबिलिटी मान लो कि वो 10,000 बनती है, 10,000 बनती है। ठीक है, तो 10,000 का आपने 1,500 यहाँ पे किया स्टूडेंट। अब यहाँ पर ना आपको 4,500 पे करना है। अब आपको मिनिमम 4,500 पे करना है, लेकिन 1,500 यू हैव ऑलरेडी पे, तो जो बैलेंस आया 3,000 रुपये का वो आपको यहाँ पर पे करना होगा। ठीक है,
नहीं पे किया तो देन फिर अगेन इंटरेस्ट लगेगा। अब आपको लग रहा होगा जो सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि मैम फिर यहाँ पर वो सिंपल सिंपल क्यों नहीं लिख देते कि 45 माइनस 15 की यहाँ पर 30% पे करना है, ये इतना लेंथी प्रोसीजर क्यों बना दिया? तो देखो क्यों बना दिया, साथ साथ सारी क्वेरीज को लेके चलते हैं जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे माइंड में, एज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पज एज वेल एज फॉर योर प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वो क्या कह रहे हैं कि अब कई बार एसएससी क्या करता है कि उसने यहाँ पर 15% पे नहीं किया होता, वो इंटरेस्ट दे रहा है, उस पर इंटरेस्ट लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है जो आपका इंटरेस्ट लगता है एडवांस टैक्स पे ना करने पर, लेकिन उसने नहीं किया। उसने क्या किया यहाँ पर, उसने सिर्फ अभी तक 1200 का ही अमाउंट पे किया था, यानी 12% पे किया, 12% पे किया, तो इन दिस केस उसको यहाँ पर 4500 माइनस 1200 पे करना होगा। ठीक है, मिनिमम उसको कितना अमाउंट यहाँ पर पे करना होगा, मिनिमम उसको अब 3300 पे करना होगा, वरना अगेन उस पर इंटरेस्ट की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। ठीक है, अब बात आती है थर्ड क्वार्टर की। तो थर्ड क्वार्टर में क्या होगा, थर्ड क्वार्टर कब से आएगा आपका, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। सो 15 दिसंबर ऑन और बिफोर 15 दिसंबर, ऑन और बिफोर 15 दिसंबर यानी अप टू 15 दिसंबर कितना करना है, 75% ऑफ द एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी पे करना है। कितना, 75% और मोर देन 75%, मीन्स यू कैन नॉट पे लेस देन 75% ऑफ द एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी। अगर लेस देन 75 हुआ तो क्या होगा, अगेन इंटरेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, तो अब ये 75% में से आपका जितना पहले पे कर चुके हो, जितना आप 15 सितंबर तक स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, उसको माइनस करो और बैलेंस को यहाँ पर पे करो। ठीक है, नेक्स्ट अगेन फिर आता है स्टूडेंट्स हमारा लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर, दैट इज जनवरी फरवरी मार्च। जनवरी फरवरी मार्च का क्या करना होगा, तो अगेन 15 मार्च तक आपको 100% अपनी टैक्स लायबिलिटी पे कर देनी है। कितनी करनी है, 100% पे कर देनी है। लेकिन स्टूडेंट्स अब कई बार क्या होता है कि पर्सन जो है वो 15 मार्च तक पे नहीं कर पा रहा अपनी एडवांस टैक्स लायबिलिटी। तो अगर वो इन केस 31 मार्च तक भी पे कर देता है, 31 मार्च तक भी पे कर देता है, तो हम यही मानेंगे कि हाँ ऑन और बिफोर कि उसका जो एडवांस टैक्स है वो कंप्लीट पे हो चुका है टाइम पर। ठीक है, तो अब ये डेट्स एक बार हम टेक्स्ट से रीड करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, तो अच्छे से इनको माइंड में रखो, बहुत ईजी है कुछ नहीं, बस समझने वाली बात है, कहीं क्रैमिंग नहीं है इसमें। ठीक है, तो क्या कह रहा है वो मैं इसको रब कर रही हूँ साइड से, एक बार अब टेक्स्ट से रीड करते हैं। और स्टूडेंट्स एक बार ध्यान रखना, अभी जो मैंने आपको क्वार्टर वाइज बताया है कि 15 जून को उसको पेमेंट करनी होगी, ये सब किसके लिए होगा, अदर देन दोज एसएससी हु आर रेफर्ड अंडर सेक्शन 44AD1 और 44ADA1, मतलब प्रिजम्पटिव स्कीम वाले जो पर्सन थे जिनकी बिजनेस या फिर प्रोफेशन की इनको आप कैसे असेस कर रहे थे, कैसे कर रहे थे स्टूडेंट, प्रिजम्पटिव बेसिस पर। ठीक है, तो प्रिजम्पटिव वालों के लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, उनके लिए कुछ और रूल है, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन प्रिजम्पटिव वालों के लिए रूल नहीं है। अदर देन प्रिजम्पटिव बेसिस यानी अदर देन दोज पर्संस हुज लायबिलिटी इज असेस्ड अंडर सेक्शन 44AD1 एंड 44ADA1, दोज पर्संस आर कवर्ड हियर। ठीक है, तो जो 44AD1 और 44ADA1 वाले हैं उनके लिए अलग रूल है, वी विल डिस्कस अबाउट इट। तो पहला क्या है, ड्यू डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑन और बिफोर 15 जून कितना करना है, नॉट लेस देन 15% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी, यानी 15% या उससे ज्यादा पे करना होगा। नेक्स्ट कब था, 15 सितंबर। ठीक है, 15 सितंबर को कितना आया स्टूडेंट, not less than 45% of advanced tax liability which is estimated by an SSC as reduced by the amount if any paid in the earlier installment। अगर पहले कुछ पे किया है तो उसको माइनस कर दो, लेकिन मिनिमम 45% तक यहाँ आपको पे करना होगा। फिर 15 दिसंबर को not less than 75% of advanced tax liability as reduced by the amount or amounts if any paid in the earlier installment or installments। clear, फिर आता है ऑन और बिफोर 15 मार्च, तो होल अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी एज रिड्यूस बाय द अमाउंट और अमाउंट इफ एनी पेड इन द अर्लियर इंस्टॉलमेंट और इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, तो पहले की किसी इंस्टॉलमेंट्स में जो पे किया उसको माइनस करो, फिर आपको यहाँ तक उसको कंप्लीट यानी 100% एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी पे करनी है। क्लियर, फिर नोट में वो आपको क्या कह रहा है, that any amount paid by way of advance tax on or before 31st March shall also be treated as advance tax paid during each financial year on or before 15th March। अगर कोई भी, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर उसने अपना कंप्लीट टैक्स पे कर दिया है ऑन और बिफोर 31 मार्च, 15 मार्च तक करना था, होल एडवांस टैक्स लायबिलिटी उसने नहीं किया, अगर वो अप टू 31 मार्च भी कर रहा है तो माना जाएगा कि हाँ उसने 15 मार्च वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया है, उसी से पहले उसने अपना एडवांस टैक्स पे कर दिया। अगर क्वेश्चन अराइज हो रहा है माइंड में कि मैम ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो 31 मार्च
अप टू 31 मार्च क्या रहता है हमारा, प्रीवियस ईयर रहता है। 1 अप्रैल से यानी उसके फॉलोइंग ईयर से क्या रहता है हमारा, असेसमेंट ईयर स्टार्ट होता है। तो यानी भाई प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में ही टैक्स पे कर रहे हो, तो एडवांस में ही पे कर दिया, तो उसको भी हम एडवांस टैक्स ही कंसिडर करेंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके माइंड में 100% आ रहा होगा कि मैम आपने बोला कि ये सेक्शन सब पर लगेगा, ये सब पर प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, बट अदर देन दोज पर्सन जिनकी इनकम हम असेस करते थे अंडर सेक्शन 44AD1, बिजनेस वालों की इनकम प्रिजम्पटिव स्कीम, ध्यान आ गया, पीजीबीपी चैप्टर। नेक्स्ट था 44AD1, इसमें किसकी करते थे, प्रोफेशनल्स वालों की, प्रोफेशनल वालों की, ठीक है, तो उनके लिए है। तो स्टूडेंट्स इनके लिए कौन सी डेट होगी, क्या इनको एडवांस टैक्स पे ही नहीं करना, बिल्कुल करना है। सेम है इनके लिए भी कि इनको भी एडवांस टैक्स पे करना होगा अगर ये सर्टेन कंडीशन जो है वो फुलफिल कर रहे हैं। लेकिन इनको कौन सी डेट करनी है स्टूडेंट्स, 44AD और ADA वालों को क्या करते थे, बहुत सारी उनको बेनिफिट्स दे दिए, रिलीफ दे दी, क्यों दिए, कि वो अच्छे से अपना बिजनेस और प्रोफेशन चला सके। तो अगेन उनको एडवांस टैक्स में भी रिलीफ दिया, क्या रिलीफ दिया गया, उनको बोला आप क्वार्टरली यानी आप जून में आओ, सितंबर में आओ, उसके बाद अगेन हमारे पास आओ, ऐसा नहीं है, आप पूरी की पूरी पेमेंट को कभी भी देना, लेकिन कब तक, ऑन और बिफोर 15th मार्च, ऑन और बिफोर 15th मार्च, ठीक है। तो 15 मार्च यानी जब तक हमारी अदर देन प्रिजम्पटिव वालों के लिए क्या था कि ऑन और बिफोर 15th मार्च होल अमाउंट पे करना है, लेकिन उससे पहले अगर इंस्टॉलमेंट्स में पे नहीं किया तो इंटरेस्ट लगेगा। ये क्या कह रहे हैं, आप ऑन और बिफोर 15th मार्च कंप्लीट अमाउंट पे कर देना, लेकिन पहले इंस्टॉलमेंट्स वाले इंटरेस्ट आपको नहीं लगेगा, इंस्टॉलमेंट्स की कोई ड्यूटी आपकी नहीं है, ऐसी कोई लायबिलिटी आपके लिए नहीं है। चाहते हो पे करो, चाहते हो तो जब मर्जी पे करो, बस 15 मार्च से पहले आके पे कर देना, ठीक है। 15 मार्च या 15 मार्च से पहले अपने एस्टिमेटेड टैक्स को हमें पे कर देना, ओके। अगेन स्टूडेंट्स इनके लिए भी सेम रूल अप्लाई होता है कि अगर ये 15th मार्च की जगह 15th मार्च की जगह 31st मार्च 15th मार्च की जगह 31st मार्च या उससे पहले आकर अपनी होल अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी को पे कर देते हैं, तो ये माना जाएगा, इट विल बी डीम कि उन्होंने 15th मार्च वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी और उन्होंने अपना एडवांस टैक्स समय पर, एडवांस टैक्स टाइमली पे कर दिया, ठीक है। तो चलो अब बात आती है इस पॉइंट में स्टूडेंट्स यही लिखा हुआ है कि एन एलिजिबल असेसी ऑप्टिंग फॉर कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑन गेन्स ऑफ बिजनेस ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस, प्रिजम्पटिव बेसिस यानी बिजनेस वालों के लिए 44AD1 और प्रोफेशन वालों के लिए 44ADA1, ठीक है। उनको क्या करना होता है, दे शेल बी रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स ऑफ द होल अमाउंट इन वन इंस्टॉलमेंट ऑन और बिफोर द 15th मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, क्लियर। कब करनी है, 15 मार्च तक उनको पेमेंट करनी होगी अपने पूरे एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी की। और अगर वो 31 मार्च तक देते हैं तो भी ये माना जाएगा कि उन्होंने एडवांस में कंप्लीट पे कर दिया, ठीक है। अब एक बात सुनो, ये तो थी एग्जामिनेशन की बात, अब आपको बता रही हूँ मैं प्रैक्टिकल बात। प्रैक्टिकल बात देखो स्टूडेंट्स, ठीक है, जो आपके ऑफिस में काम आने वाली है। क्या बात है, कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि मैम यहाँ पर डेट लिखी है 15th मार्च, 15th मार्च, तो क्या अब ये ड्यूटी है, ये इसके लिए ज़रूरी हो गया है, कंपल्सरी है कि वो 15th मार्च या 15th मार्च से पहले एक सिंगल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करे, या वो अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स कर सकता है। तो स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चाहे तो 10 इंस्टॉलमेंट करे, 12 करे, इनफैक्ट चाहे 15 करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस होता क्या है कि 15th मार्च तक उसको सारी पेमेंट देनी है। उन्होंने बोल दिया कि हम आपसे कह रहे हैं आप एक इंस्टॉलमेंट आना तो ज़रूरी है, मैंडेटरी है, वरना इंटरेस्ट चार्ज होगा, बट आपकी मर्जी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप कितनी मर्जी आना। अरे आप कितनी मर्जी बाहर जाकर इनकम टैक्स वालों को पैसे देकर आ रहे हो, अपना टैक्स पे कर रहे हो, तो उन्हें क्या प्रॉब्लम है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस टैक्स इवेजन नहीं करना, टैक्स को कंप्लीट पे करना है, ओके। चलो नेक्स्ट वो कहता है, if the last day for payment of any installment of advance tax is a day on which the receiving bank is closed, the assessee can make the payment on the next immediately following working day, and in such cases the mandatory interest liable under section 234B and 234C would not be charged। देखो स्टूडेंट्स अब कई बार क्या होता है, हो सकता है ना, हो सकता है कि चलो 15th मार्च की ही बात ले लेते हैं, 15th मार्च की ही बात करते हैं, ठीक है। 15th मार्च को मान लो आ गया संडे, 15th मार्च को आ गया संडे। अब असेसी को एडवांस टैक्स कैसे पे करना था, उसको जाकर ओटीसी पे करना था, यानी ओवर द काउंटर पे करना था, ऑनलाइन पेमेंट वो नहीं कर रहा। उसने क्या करना है, वो गया बैंक जाएगा, फॉर्म 280 चालान देगा, चालान के साथ अपनी पेमेंट उसको देनी थी। लेकिन अब ये तो संडे आ गया, तो उसने बोला मैं कैसे करूं, पहले मैं जा नहीं पाया, मुझे तो था कि मैं 15 मार्च को चला जाऊंगा, संडे आ गया, संडे को तो बैंक क्लोज होते हैं, उनका नॉन वर्किंग डे होता है,
तो स्टूडेंट्स अगर ऐसा कोई केस आ रहा है जिस दिन बैंक्स क्लोज है और वो आपकी इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट आ रही है, चाहे चारों क्वार्टर्स में से किसी में भी, तो क्या माना जाएगा कि अगर आप उससे नेक्स्ट इमीडिएटली फॉलोइंग डे जब बैंक खुल रहा है उसी दिन नेक्स्ट डे जब बैंक खुलेगा आप जाकर पेमेंट करवा दो, तब भी कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा अंडर सेक्शन 234B एंड 234C। 234B और 234C का इंटरेस्ट क्या है ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बस इतना देखना कि कोई भी इंटरेस्ट एडवांस टैक्स की मतलब लेट फीस नहीं मानी जाएगी। ये नहीं माना जाएगा कि आप आए और आपने एडवांस टैक्स लेट पे किया। कौन से केस में नहीं माना जाएगा? अगर जो उसकी ड्यू डेट थी वो किसी क्लोजिंग डे पे आ रही थी, नॉन वर्किंग डे पे आ रही थी, तो इसमें भैया एसएससी की तो कोई गलती नहीं है। ठीक है, चलो अब वो बोल रहा है, एक मिनट स्टूडेंट्स इसको रब कर देते ना। Next point is where advance tax is payable by virtue of the notice of demand issued by assessing officer, the whole or the appropriate part of the advance tax specified in such notice shall be payable on or before each of such due dates as fall after the date of service of notice of demand। अब देखो स्टूडेंट्स क्या हो रहा है कि मान लो आप सेल्फ असेस टैक्स नहीं कर रहे, आप सेल्फ असेसमेंट नहीं कर रहे, इस वजह से आप नहीं जा रहे, बल्कि क्या हो रही है, हो सकता है कि आप पे रेगुलर असेसमेंट स्टार्ट हो गया हो। रेगुलर असेसमेंट मतलब आप पे पहले किसी ईयर में नोटिस आया हो डिमांड का, तो अब उस बेसिस पर आपको बोल दिया गया, पहले किसी प्रीवियस ईयर में डिमांड का नोटिस आया था, उस बेसिस पर असिस्टेंट ऑफिसर ने बोल दिया कि भाई अभी भी आप एडवांस टैक्स पे करके जाओ। पढ़ा था अभी हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में कि ऐसे होता है। तो अगर ऐसा कोई केस है या फिर कोई भी केस है जिसमें आपको असेसिंग ऑफिसर बोल रहा है कि आप पे हम नोटिस दे रहे हैं डिमांड का कि आपके एडवांस टैक्स की लायबिलिटी बनती है, तो अब मान लो स्टूडेंट्स की ये हुआ कि जो आपके पास नोटिस आया वो आया जुलाई में। ABC फर्म है, इसके पास नोटिस आया जुलाई में कि भाई आप एडवांस टैक्स पे करो। अब इसको लगा कि चलो ठीक है, अपना 100% हम एडवांस टैक्स एस्टीमेट कर लेते हैं कि हमारी 100% कितनी इनकम होगी पूरे साल में, उस पर हम अपना टैक्स निकाल देते हैं, उसको एडवांस में पे कर देते हैं। बट अब उनको प्रॉब्लम क्या हुई, उन्हें प्रॉब्लम हुई कि उनकी जो पहली इंस्टॉलमेंट कब जानी थी, 15 जून को। तो उन्होंने बोला अब हमने 15 जून को पहली इंस्टॉलमेंट तो नहीं दी, तो क्या इसका मतलब इंटरेस्ट चार्ज होगा या फिर अब हम कैसे करें? तो उसमें उनको कुछ नहीं करना, जो उनकी नेक्स्ट ड्यू डेट आ रही है, नेक्स्ट ड्यू डेट कब आती है, 15 सितंबर को आती है, 15 सितंबर को आती है ना। सो दे आर रिक्वायर्ड टू पे द अमाउंट ऑन दिस नेक्स्ट ड्यू डेट। ठीक है, तो जो नेक्स्ट ड्यू डेट आ रही है आप तब तक अपने कंप्लीट अमाउंट को, यानी 15 सितंबर तक कितना बनता है 45%, तो आप 45% अमाउंट 15 सितंबर तक भी पे कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? अब स्टूडेंट्स आता है कि अगर उसके बाद भी कि नोटिस आया डिमांड का, नोटिस आ गया कि डिमांड का नोटिस है, डिमांड मतलब कि असेसिंग ऑफिसर आपसे डिमांड कर रहा है कि भाई आकर एडवांस टैक्स पे करके जाओ। ठीक है, तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स अगर वो इंस्टॉलमेंट नहीं पे करता, मान लो जो एसएससी है, ABC फर्म है, वो जाकर अब 15 सितंबर को भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, जबकि उसकी नेक्स्ट ड्यू डेट कौन सी आ रही थी, 15 सितंबर। उसको ऑन और बिफोर 15 सितंबर ही इट इज रिक्वायर्ड टू पे द एडवांस टैक्स लायबिलिटी। अगर नहीं किया तो अब उसको क्या मान लिया जाएगा, उसको मान लिया जाएगा असेसी deemed to be an assessee in default, यानी मान लिया जाएगा कि जो असेसी है इसने कुछ गलती करी, डिफॉल्ट किया, और इसने मान लिया जाएगा, मतलब मान लिया जाएगा। मैंने आपको क्या बताया इनकम टैक्स में, मतलब डीम। तो इट विल बी डीम टू बी एन असेसी इन डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इंस्टॉलमेंट। ठीक है, या फिर स्टूडेंट्स अगर कोई और केस है, नॉर्मल केस है, सेल्फ असेस का केस है, ये तो थी आपकी कि नोटिस आया था। अगर सेल्फ असेसमेंट का केस है और उसमें भी आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी बनती है, आप नहीं गए, मान लो 15 जून को नहीं गए, तो उस केस में भी मान लिया जाएगा दैट दिस असेसी इज डीम्ड टू बी एन असेसी इन डिफॉल्ट। क्लियर? चलो बस स्टूडेंट्स आपकी इसमें इंस्टॉलमेंट्स में सिर्फ इतना था। अब नेक्स्ट आता है कि जो एडवांस टैक्स आपने पे कर दिया, मतलब जैसे मैंने आपको बोला था, चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि आपका टोटल जो टैक्स बनता है वो बनता है 60,000। अब ये टैक्स कौन सा है, ये टैक्स वो है जो आपने एस्टीमेट किया, आपने एस्टीमेट निकाला था प्रीवियस ईयर में, लेकिन आपको क्या पता लास्ट मंथ में जाकर आपकी सेल हो गई, बहुत ज़्यादा बिजनेस की, वेरी गुड। तो अब उस केस में क्या कह रहे, अब मान लो कि उस केस में अब बन गया आपका टैक्स, एक्चुअल टैक्स बन गया 75,000। आपने तो इस एस्टीमेटेड टैक्स 60,000 के अकॉर्डिंग जाकर 60,000 पे कर दिया था ऑन और बिफोर 15 मार्च।
अब टैक्स बनता है 75,000। तो अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, 75,000 में से क्रेडिट मिल जाएगा, माइनस हो जाएगा 60,000 विच यू हैव ऑलरेडी बीन पेड, और बैलेंस 15,000 अब आपको पे करना है। कितना पे करना है, बैलेंस 15,000 पे करना है। तो अब इसमें सेक्शन 219 में यही लिखा है, सेक्शन नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, प्रोविजन याद रखो इस केस में। That any sum other than interest or penalty paid by or recovered from an assessee as advance tax is treated as a payment of tax in respect of the income of the previous year, and credit thereof shall be given in the regular assessment. अगर अब क्या है स्टूडेंट कि उसने कोई भी पहले टैक्स पे किया था, पहले टैक्स पे किया था, तो अब उसका क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि मान लो जो असेसमेंट हो रही है वो रेगुलर असेसमेंट हो रही है। रेगुलर असेसमेंट मतलब जब आपसे डिमांड की जाती है, नोटिस आता है आपके पास कि भाई आपके पास नोटिस आया है कि आप अपनी जाकर असेसमेंट करवाओ, आप नहीं करवा रहे थे, सेल्फ असेसमेंट नहीं कर रहे थे, नोटिस आया असेसिंग ऑफिसर का इसलिए जा रहे हो। तो इस केस में भी स्टूडेंट्स क्या होगा, अगर नोटिस में लिखा है कि भाई 75,000 का टैक्स बनता है, पे करो, 60,000 आपने ऑलरेडी पे कर दिया है, तो अब उस 60,000 का आपको क्रेडिट मिल जाएगा, चाहे कोई भी केस हो, रेगुलर असेसमेंट हो, सेल्फ असेसमेंट हो, कोई भी केस हो। पे किया है तो दे चुके हो, तो मतलब माइनस कर लो, यानी क्रेडिट ले लो, उसको सेट ऑफ करवा लो, ठीक है। तो बैलेंस पे करना है 15,000। लेकिन अब मानो स्टूडेंट, ये जो 60,000 का अमाउंट है, ये जो 60,000 का अमाउंट है ना, ये है कि इसमें से 55,000 का था आपका एडवांस टैक्स, और आपने एडवांस टैक्स की एक जो 15 सितंबर वाली या कोई भी इंस्टॉलमेंट लेट पे करी, तो उस पर आपको 5,000 का लग गया इंटरेस्ट, और अब आपने पे किया टोटल 60,000। हाँ मुझे एक बात बताओ, एक तो है अमाउंट 55,000 जो कि एडवांस टैक्स है, और ये 5,000 है वो है इंटरेस्ट, क्योंकि आपने लेट पे करी या फिर आपने कोई और मिस्टेक करी। तो अब इस 75,000 में से क्या माइनस होना चाहिए, टैक्स आपका बनता है 75,000, तो स्टूडेंट्स इसमें से क्या माइनस होना चाहिए, टोटल 60 या 55, ऑब्वियसली सिर्फ एडवांस टैक्स। इंटरेस्ट तो आपकी खुद की गलती से बना, ये तो टैक्स लाइबिलिटी है। आप अपनी 75,000 की टैक्स लाइबिलिटी में से कितना पे कर चुके हो, तो आपने पे किया है सिर्फ और सिर्फ 55,000। 5,000 तो इंटरेस्ट था, वो टैक्स लाइबिलिटी नहीं थी, तो जितना आपने एडवांस टैक्स पे किया है सिर्फ वो माइनस होगा। कोई इंटरेस्ट है, कोई लेट फी है, कोई पेनल्टी है, तो वो माइनस नहीं होगी। क्लियर, बस इसमें इतना लिखा है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स आपका, अभी हमने पढ़ा ना कि अगर एडवांस टैक्स लेट कर रहे हो फिर तो क्या होगा, एडवांस टैक्स लेट अगर पे कर रहे हो तो क्या होगा, क्या होगा बताओ। अब वो आपको इनकम टैक्स ऑफिसर फेसबुक पर आपको टैग कर देगा कि इसने भाई एडवांस टैक्स लेट पे किया है, ये डर है आपको, नहीं ना। क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको अगर एडवांस टैक्स लेट आपने पे किया है तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। अब वो इंटरेस्ट लगता है अंडर 2 सेक्शन। द फर्स्ट वन इज 234B, 234B, और एक लगता है 234C में। किसमें, फर्स्ट लगता है आपका 234B में, और सेकंड आपका इंटरेस्ट लगता है 234C में। तो पहले मैं आपको पढ़ा रही हूँ 234B, क्या पढ़ रहे हैं आप, 234B, ठीक है। तो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई फाइनल लेवल का स्टूडेंट भी मेरी क्लास देख रहा है ना, तो ये आपके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से एक बार समझ लो क्या होता है। देखो एक मिनट, स्टूडेंट जितनी भी अब कई बार क्या होता है कि मान लो आपने एस्टीमेट किया था कि आपका तो टैक्स आएगा 60,000, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ आपको, आपने एस्टीमेट किया था 60,000, बट एक्चुअली अब आपका एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गई, 75,000। तो कई बार असेसीज कोई टैक्स इवेड करने की ट्राई नहीं कर रहे। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, इट इज़ वेरी मच प्रैक्टिकल कि आपको लग रहा है कि सेल इतनी नहीं है, बट अब एबीसी फर्म की सेल ज़्यादा हो गई, तो उसमें वो ये थोड़ा ना कहेगा नहीं नहीं भाई रुक जाओ कस्टमर्स मेरे पास और मत आना, क्योंकि मेरी तो एडवांस टैक्स की लायबिलिटी मैंने इतनी पे करी है, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो स्टूडेंट इस केस में ये जेन्युइन केस माना जाता है, जेन्युइन केस माना जाता है। लेकिन अब ये तो कम हुआ। अब बात आती है कि जेन्युइन केस आप अप टू व्हाट परसेंटेज मानो कि आप उसको इंटरेस्ट ना चार्ज करो। तो ये बोला गया कि जो आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी है, एक्चुअल मतलब इसको मैं बोलूँ असेस्ड टैक्स लायबिलिटी, यानी जो आपने असेस्ड करी है, जो आपने एस्टीमेट नहीं करी बल्कि जो आपने असेस्ड करी है, यानी जिसकी आपने असेसमेंट करी, कंप्यूटेशन करी, ठीक है। अगर आपकी असेस्ड टैक्स लायबिलिटी और एस्टीमेट टैक्स लायबिलिटी में सिर्फ 10% का डिफरेंस है, यानी जो आपकी एस्टीमेट टैक्स लायबिलिटी है, एस्टीमेटेड टैक्स लायबिलिटी है, अगर वो 90%, एटलीस्ट 90% ऑफ असेस्ड टैक्स लायबिलिटी है, कितने परसेंट है, अगर आपकी एस्टीमेटेड टैक्स लायबिलिटी
90%, एटलीस्ट 90%, मिनिमम 90% तो है ही आपकी असेस्ड टैक्स लायबिलिटी की, तो बोला जाता है कि 234B का इंटरेस्ट आपको नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। और ये कौन सा देखना है आपको, टोटल पूरे साल का यानी पूरे साल का जो असेस्ड टैक्स लायबिलिटी है और जो एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी है उसको आपस में कंपेयर करो। अगर एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 90% है असेस्ड टैक्स लायबिलिटी के, 90% या उससे ज़्यादा, 90% या उससे ज़्यादा, तो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B विल नॉट चार्जेबल, ठीक है। लेकिन अगर वो 90% से भी कम है, मान लो 88% है, 75% है या 60% है या कुछ भी है, बट लेस देन 90% है, तो स्टूडेंट्स ये माना जाता है कि भाई ये तो इसने जानबूझकर ऐसा किया है, तो इसको इंटरेस्ट चार्ज होगा क्योंकि इसने हमें एडवांस टैक्स कम पे किया, कम एस्टिमेशन लगाकर कम टैक्स पे किया, ठीक है। तो उस केस में चार्ज होता है सेक्शन 234B में, किसमें, सेक्शन 234B में। चलो अब देखते हैं एक बार। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B इज अट्रैक्टेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स और पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स ऑफ एन अमाउंट लेस देन 90% ऑफ असेस्ड टैक्स। क्लियर। अब बात आती है कि कितना इंटरेस्ट लगेगा, तो स्टूडेंट्स इंटरेस्ट लगता है 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ अ मंथ, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ अ मंथ। अब बात आती है ये 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ अ मंथ का क्या मतलब है, तो देखो आपको कंप्लीट टैक्स कब तक पे करना होता है, जल्दी बताओ स्टूडेंट्स। कंप्लीट टैक्स आपको एस्टिमेटेड टैक्स कब तक पे करना होता है, एडवांस टैक्स कब तक पे करना होता है, मैम हमें करना होता है अप टू 31 मार्च। बिल्कुल, वैसे डेट होती है 15 मार्च, लेकिन आपने 31 मार्च तक भी किया तो ठीक है, आपको इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, नहीं होता, बोला गया था बिल्कुल, क्योंकि है तो ये प्रीवियस ईयर में ही। अगर स्टूडेंट 1 अप्रैल से लेकर टिल द डेट आपने एक्चुअली में ये असेस्ड टैक्स पे किया है, यानी 1 अप्रैल से लेके टिल द डेट आपने एक्चुअली में टैक्स पे किया, एक्चुअल वाला असेस्ड टैक्स पे किया, इसके बीच में 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ के हिसाब से आपको इंटरेस्ट चार्ज होता है। 1% पर मंथ मतलब मान लो आपने 1 अप्रैल से लेकर आपने अब पेमेंट करी जुलाई में, तो कितने मंथ्स हो गए, अगर आपने पेमेंट कर दी है मान लो 31 जुलाई को आपने पेमेंट करी, 31 जुलाई को आपने पेमेंट करी, तो कितने मंथ्स बने स्टूडेंट, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 मंथ्स बने, 4 मंथ्स बने, बिल्कुल। इस केस में तो चलो आपके लिए सिंपल था कि 1% पर मंथ यानी आपके पास 1% इंटू 4 मंथ्स इंटू दैट डिफरेंस ऑफ अमाउंट, वो आपके लिए इंटरेस्ट लेविएबल होगा। लेकिन अब केस हो सकता है ना कि आपने पे करना था 31 मार्च तक, लेकिन आपने पे करा है 15 जुलाई को, तो स्टूडेंट इस केस में क्या होगा, अप्रैल मई जून वो तो 3 महीने कंप्लीट हुए, लेकिन ये 15 जुलाई क्या 15 डेज लोगे या कैसे लोगे, तो स्टूडेंट इसमें बोला गया कि क्योंकि ये एसएससी मिस्टेक कर रहा है, तो इसके लिए मानो कि अगर नेक्स्ट मंथ का एक भी दिन आता है, यानी नेक्स्ट मंथ का कुछ भी पार्ट आता है ना, तो उस मंथ के पार्ट को राउंड ऑफ कर दो कंप्लीट मंथ में, यानी अब इसको 3 मंथ्स 15 डेज नहीं माना जाएगा, इसको माना जाएगा 4 मंथ। यानी अगर जुलाई स्टार्ट हो गया तो चाहे उसका एक ही दिन क्यों ना हुआ, उसका पार्ट ऑफ मंथ आ गया ना, उस मंथ का एक पार्ट तो आ गया, तो उसको राउंड ऑफ कर दो कंप्लीट मंथ पे, ठीक है। तो कितना इंटरेस्ट चार्जेबल होगा, 1% per month or part of the month from 1st April following the financial year up to the actual date of assessed tax payable, ठीक है। अब स्टूडेंट assessed tax के बिना 2 केसेस आते हैं, वो केसेस समझो। अगर स्टूडेंट्स इस आपको में टॉपिक में कोई भी क्वेरी आ रही है ना, सो आई विल गिव यू एन एडवाइस कि आप क्लास को आगे प्ले करने की जगह इसको पोस्ट करो, पहले इसकी मेरे से क्वेरी ले लेना, उसके बाद इसको आगे प्ले करना, क्योंकि इसके सारे पार्ट्स ना इंटरलिंक्ड है। अगर आपको कोई बीच में एक भी पार्ट समझ नहीं आ रहा तो आप आगे वाले पार्ट्स में भी कंफ्यूजन ही रखने वाले हो, तो इसीलिए पहले प्लीज़ इसकी क्वेरी ले लो। आप सबके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप पहले क्वेरी लो, उसके बाद इस पार्ट को आगे मूव करना, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स की बात हो गई कि जब तक आपने एक्चुअल टैक्स पे किया टिल दैट डेट 1 अप्रैल से लेकर, 1 अप्रैल भी क्यों लिया, क्योंकि प्रीवियस ईयर 31 मार्च को खत्म हो रहा था, ठीक है। 1 अप्रैल से लेके टिल द डेट ऑफ एक्चुअल टैक्स पेबल वो इंटरेस्ट लगेगा। अब एक्चुअल टैक्स के बीच स्टूडेंट 2 केसेस हो सकते हैं। व्हाट आर दोस केसेस, द फर्स्ट केसेस कि आपने रिटर्न फाइल करी है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स किया, रिटर्न फाइल करी अंडर सेक्शन 139 चैप्टर नंबर 10 हमने पढ़ा हुआ है, ध्यान आ गया, चैप्टर नंबर 10 प्रोविजंस ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, उसमें क्या पढ़ा था, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करते हो अंडर सेक्शन 139, तो स्टूडेंट्स यानी आपने खुद से अपना टैक्स कैलकुलेट करा और जाके गवर्नमेंट को पे कर दिया, यू आर अ वेरी गुड पर्सन, आपने जाकर ऐसे किया।
उसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो यानी या तो स्टूडेंट्स आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर रहे हो, रिटर्न फाइल कर रहे हो अंडर सेक्शन 139, और सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर रहे हो अंडर सेक्शन 140A, अंडर सेक्शन 140A। तो या तो आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया कौन से सेक्शन में, 140A में, या स्टूडेंट दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है कि आपको रेगुलर असेसमेंट का नोटिस आया था, रेगुलर असेसमेंट का नोटिस आया, उसमें आपने टैक्स पे किया। या फिर और क्या केस हो सकता है, केस हो सकता है कि आपने ना रिटर्न फाइल करी, ठीक है, अब ये तो है नहीं जो आपने कहा इनकम टैक्स वही मान लेगा, वो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस करके देखेगा कि आपने सही भी बताया या नहीं बताया, या फिर आपने उसमें कोई अरिथमेटिकल एरर तो नहीं कर दिया। अब मान लो आपसे गलती से अरिथमेटिकल एरर हो गया, आपने अपनी रिटर्न में जो सेल्फ असेस्ट थी आपकी, आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी, बस आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी, नॉर्मल सा ये समझो, उसमें आपने दिखाया कि भाई मेरा टैक्स बनता है 55,000, लेकिन अब हुआ क्या, जब उन्होंने कैलकुलेट करके देखा तो देखा आपसे गलती से कैलकुलेशन मिस्टेक, अरिथमेटिकल मिस्टेक हो गई या कोई भी मिस्टेक हो गई, आपने कोई इनकरेक्ट क्लेम ले लिया या कुछ भी, पर आपका टैक्स बनता है 65,000 का, 65,000 का। तो स्टूडेंट्स जिस दिन आपके पास अब ये जो इंटीमेशन आती है, जब आपके इनकम टैक्स रिटर्न, जब आप अपनी ITR फाइल करते हो ना, ITR फाइल करते हो तो वो प्रोसेस होती है CPC में, CPC यानी आपके CPC में वो प्रोसेस होती है स्टूडेंट, और प्रोसेसिंग के बाद ना आपके पास इंटीमेशन आती है, इंटीमेशन में क्या लिखा होता है, इंटीमेशन आती है अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन नंबर 1। इसमें क्या होता है, ये सिर्फ एक इंटीमेशन है, कोई नोटिस नहीं है, इंटीमेट करते हैं वो आपको कि क्या आपका कोई बैलेंस टैक्स पेबल है सेंट्रल आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, या फिर अगर आपका टैक्स रिफंड बनता है तो वो भी वो आपको इंटीमेट करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट जिस दिन अब ये इंटीमेशन आई अंडर सेक्शन जिस दिन ये इंटीमेशन आई अंडर सेक्शन 143(1), तो जो इस इंटीमेशन की डेट ऑफ डिटर्मिनेशन है अंडर सेक्शन 143(1), उस दिन तक क्या बनेगा, आपका इंटरेस्ट बनता रहेगा, क्योंकि अब आपने तो टैक्स पे कर दिया था 55 के अकॉर्डिंग, लेकिन अब जब इंटीमेशन की गई, डेट हुई यानी डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1), या अगर मैं बोलूँ तो डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, जब आपकी इनकम डिटरमाइन की गई अंडर सेक्शन 143(1), तब तक तो आपको पता नहीं था ना, तो टिल दैट डे भी तो कुछ इंटरेस्ट चार्ज होगा, हो सकता है आपको मैम वो तो मिस्टेक थी, फ्रेंड देखो आपको लग रहा है वो मिस्टेक थी, मे बी आपने जानकर किया हो कि ये जो 10,000 अभी मैं अपने पास रखता हूँ इसको बाद में दे दूंगा, हो सकता है ना, तो ऐसी कोई भी एरर इनकम टैक्स नहीं बियर करने वाला। तो उसने क्या बोला कि या तो जिस दिन आपने सेल्फ असेस टैक्स पे किया 140A 1 अप्रैल से लेके उस दिन तक आप इंटरेस्ट पे कर दो, अगर आपने पहले एडवांस टैक्स कम पे किया, या फिर अगर आपने एडवांस टैक्स कम पे किया है तो आपका 1 अप्रैल से लेके टिल द डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 143(1) तब तक का इंटरेस्ट पे करना होगा, ठीक है। तो जो भी केस होगा उसी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पे होगा, कैसे 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ के, ठीक है। ये इंटरेस्ट कैसा होता है स्टूडेंट, कौन से अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाता है, तो अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाता है जो आपका एक्चुअल अमाउंट बनता है, यानी जो अब असेस्ड टैक्स है माइनस जो आपने एडवांस टैक्स पे कर दिया, यानी जो अब आपने डिफरेंट जो आपने कम पे किया सिर्फ उस अमाउंट पे टैक्स पे इंटरेस्ट पे करना है, और पे तो नहीं है आपको, ठीक है। तो किस पर करना है, जो आपने कम पे किया, कम यानी असेस्ड टैक्स माइनस योर एडवांस टैक्स पेड, क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब हम अपना असेस्ड टैक्स निकालेंगे तो वो कंप्यूट कैसे करना है, तो देखो इट इज़ वेरी इजी। अगर ये मैं आपको नहीं भी बताऊंगी तो माय स्टूडेंट्स आर वेरी स्मार्ट ना, वो तो अपने आप समझ ही जाएंगे, हमने क्लास में बहुत अच्छे से इसको रिवाइज कर रखा है। कैसे करते हैं स्टूडेंट, अगर आपने मान लो आपका टैक्स था, आपका जो असेस्ड टैक्स है वो 75,000 है, आपने अपनी कंप्यूट करी इनकम, आपको पता चला मुझे 75,000 का टैक्स पे करना है, लेकिन फ्रेंड्स आपका वो टैक्स डिडक्ट हुआ था जब पेयर ने इनकम करी थी, मान लो आपको रेंट की इनकम करी थी और उसने आपसे 10,000 का अमाउंट टैक्स डिडक्ट किया था कि इसको मैं खुद से गवर्नमेंट को क्रेडिट कर दूंगा, आपको नहीं दूंगा, तो वो 10,000 तो आप ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे कर चुके, आपसे लेकर आपकी पेमेंट में से कट करके डिडक्ट करके पेयर ने रखा था अमाउंट, क्यों, क्योंकि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को TDS के प्रोविजंस फॉलो करवाने हैं, ठीक है। तो एज पर TDS प्रोविजन वो 10,000 से सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट किया होगा, या फिर स्टूडेंट्स कोई रिलीफ थी अंडर सेक्शन 89 की, पहले लग रहा था कम है ज़्यादा, ध्यान आ गया, सेक्शन 89 पढ़ रखा है, ये भी हमने रिलीफ ऑफ टैक्स वाला, तो उसमें कुछ है तो वो भी पे करो, क्योंकि वो भी आपका माइनस हो गया, वो ऑलरेडी पेड है तो अब वो आप माइनस करोगे, क्योंकि अब इस साल में उसकी आपको रिलीफ मिलेगी, ठीक है।
इसको एक बार स्टूडेंट मैं रिवाइज भी करवा देती हूँ आपको, अगर किसी को नहीं ध्यान आ रहा तो वैसे याद आ गया होगा। अंडर सेक्शन 89 में हमने क्या पढ़ा था कि पहले आपकी जो इनकम असेस हुई थी किसी प्रीवियस ईयर में, पहले के प्रीवियस ईयर में, उसमें ज़्यादा टैक्स आपने पे किया था, लेकिन अगर वही इनकम आपकी अब असेस की जाती तो उस पर टैक्स कम बनता था। तो इनका जो डिफरेंस है, क्योंकि आपने ज़्यादा पे कर रखा है, उसको माइनस करवा लो। या फिर स्टूडेंट्स अगर कोई आप पर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, पहले आप पे कभी ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स लगा, अब नॉर्मल टैक्स से वो ज़्यादा बनता था, तो उसका आप क्रेडिट लेते थे। क्रेडिट कौन से उसमें लेते थे आप? 115 JD में, 115 JD में। तो ये तीनों अमाउंट उसमें से आप माइनस करवा लोगे। कौन कौन सा स्टूडेंट? देखो, सबसे पहले तो आप माइनस करवाओगे कि अगर आपका कोई TDS TCS है, फिर रिलीफ ऑफ टैक्स अलाउड अंडर सेक्शन 89, या फिर स्टूडेंट कोई भी टैक्स क्रेडिट अलाउड है टू बी सेट ऑफ इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 115 JD। बाकी जो बचेगा वो क्या आ जाएगा? बाकी आएगा आपकी असेस टैक्स लायबिलिटी विच इज पेबल। इसमें से जो आपने एडवांस टैक्स पे कर दिया उसको माइनस कर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स कि ये तो बात थी कि आपने अपना टोटल देख लिया कि अगर टोटल 90% तक पे किया है या उससे ज़्यादा पे किया है तो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B चार्ज नहीं होगा, और अगर कम पे किया है तो 234B का चार्ज होगा। लेकिन अब बात आती है कि मैम अगर ये टोटल ही देखना है तो फिर पर्सन इंस्टॉलमेंट जो उसकी ड्यू डेट थी कि 15 जून को आना है, 15 सितंबर को आना है, वो क्यों आएगा? वो सोचेगा रहने देता हूँ, कोई पूछ तो रहा ही नहीं। बिल्कुल स्टूडेंट, यहाँ पर भी इंटरेस्ट चार्ज होता है। वो तो था टोटल के लिए 234B में, और अगर ड्यू डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट तक टैक्स पे नहीं किया जाता उसकी स्पेसिफाइड लिमिट तक, तो इंटरेस्ट चार्ज होता है अंडर सेक्शन 234C। तो अगर टोटल पे देखना है तो 234B, लेकिन जो ड्यू डेट पर इंस्टॉलमेंट्स नहीं आ रही उसके लिए चार्ज होगा अंडर सेक्शन 234C। कौन से भी? 234C। तो अभी तक एक बार जितना किया है उसको रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं, दैट इज इंटरेस्ट पेबल फॉर डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 234C। ठीक है, फटाफट इसको रिवाइज कर लो।